Hello, friends. Again, welcome back on my YouTube channel, Ranju Classes of English Literature. We all are meeting after a long time. I hope you all will be well, friends. Today we will discuss the poem "The Face That Launched a Thousand Ships" by Christopher Marlowe. आप में से ही किसी ने डिमांड की थी, रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, तो उस पोएम को फिर हम आज डिस्कस कर लेते हैं। क्रिस्टोफर मार्लोव की है द फेस दैट लॉन्च अ थाउजेंड शिप्स बाय क्रिस्टोफर मार्लोव। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं क्या करती हूँ, किसी भी पोएम को, किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उसके पोइट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस जो पोएम है, इसके जो पोइट हैं वो हैं क्रिस्टोफर मार्लोव। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, ज़्यादा डिटेल हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इस वजह से जो है वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ मैं आपको। तो क्रिस्टोफर मार्लोव वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड ट्रांसलेटर। ओके फ्रेंड्स, ये जो है एक प्ले राइट थे। प्ले राइट मीन्स होता है राइटर थे, पोएट थे एंड ट्रांसलेटर थे। और इनका जो निक नेम था ना दोस्तों, वो किट मार्लोव था। क्या था? किट मार्लोव। और इनका जन्म जो हुआ था वो 6 फरवरी 1564 को हुआ था, कैंटरबरी में। ओके फ्रेंड्स, शेक्सपियर के क्या थे? ये कंटेम्प्ररी पोइट थे, यानी कि समकालीन थे, उनके आसपास के ये जिसके माने जाते हैं। और ये एक बात बता दीजिए, जैसे विलियम शेक्सपियर जो हैं एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, उसी तरह से क्रिस्टोफर मार्लोव भी एलिजाबेथन एज के ही पोइट हैं, फेमस पोइट हैं। विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोव ये मोस्ट फेमस पोइट माने जाते हैं। और इन्होंने जो है सबसे पहले ब्लैंक वर्स का यूज़ किया था अपने ड्रामाज में। वैसे तो पोइट्री में यूज़ होता है इसका, ठीक है, बट इन्होंने ड्रामाज में अपने जो है इसको ब्लैंक वर्स को यूज़ किया था। मोस्टली पोइट्री में ब्लैंक वर्स का यूज़ करते हैं, बट क्रिस्टोफर मार्लोव ने ब्लैंक वर्स का यूज़ अपने ड्रामा में किया है। ओके फ्रेंड्स, और इनकी डेथ जो है वो 30 मई 1593 को हुई थी, यूके यानी कि लंदन में इनकी डेथ हुई थी। और एक चीज़ नोटिस किया आपने, इनका जन्म भी उसी ईयर में हुआ है जिस ईयर में विलियम शेक्सपियर का हुआ है। 1564 में ही इनका बर्थ हुआ था और विलियम शेक्सपियर का भी 1564 में ही हुआ था, बट डेट का फ़र्क है। उनका आई थिंक अप्रैल में हुआ था, इनका फेब में हुआ है। ओके, और इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, जैसे हीरो एंड द लिएंडर एंड द जियो ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स लाइफ एंड डेथ। डॉक्टर फोस्टर्स इनका एक वर्क था, ट्रेजिकल। ठीक है, और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जो पोएम का जो टाइटल है द फेस दैट लॉन्च्ड अ थाउजेंड शिप्स, ठीक है, ये जो टाइटल है ये डॉक्टर फोस्टर्स के प्ले से ही लिया गया है। ये डॉक्टर फोस्टर्स जो प्ले है ये ट्रेजिकल प्ले था, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लोव का ही है ये। और मैं पहले आपको एक बार इसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो है, मतलब ये जो पोएम है ये डॉक्टर फोस्टर्स का एक मतलब डॉक्टर फोस्टर्स एक ट्रेजिकल प्ले था जिसको क्रिस्टोफर मार्लोव ने ही लिखा था। और इस पोएम में किस फेस की बात की गई है, जैसे आपने टाइटल देखा अभी, इसमें लिखा हुआ है फेस। अब किसके फेस की बात की गई है दोस्तों? इसमें जो है हेलन के फेस की बात की गई है। और इसकी वजह से जो है, यानी कि हेलन की वजह से जो है ट्रोजन वार हुआ था। अब ये हेलन कौन थी दोस्तों? तो मैं बता देती हूँ, ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हेलन जो है द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड इन ग्रीक माइथोलॉजी। इसको हेलेन ऑफ स्पार्टा भी बोला जाता है, स्पार्टा की क्वीन थी ये। ओके, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इतनी खूबसूरत थी ना कि कोई भी देखकर इसको मुग्ध हो सकता था। ठीक है, और ट्रोय का जो प्रिंस था पेरिस, ठीक है, इस पेरिस को जो है हेलन से क्या हो जाता है, स्पार्टा की जो क्वीन थी हेलन, क्या हो जाता है, उससे लव हो जाता है, वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ना।
बस बहुत ही बस देखने वाला बंदा उसे देखते ही रह जाएगा, इतनी खूबसूरत थी वो। तो पेरिस ने को उससे प्यार हो जाता है, वो क्या करता है उसको अपने साथ भगा के ले जाता है। अब देखो, प्रिंस जो है पेरिस है, और पेरिस जो है मतलब प्रिंस जो है पेरिस है, यानी कि जो प्रिंस का नाम है, ठीक है, जो राजकुमार जो है वो कौन है, पेरिस है, पेरिस ये नाम है, ठीक है। और ये कहाँ का रहने वाला था, ट्रोय का रहने वाला था। और जो हेलेन थी वो ग्रीस की रहने वाली थी, ठीक है। समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या होता है कि ये जो पेरिस जो होता है वो हेलन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लव करने लग जाता है। तो वो क्या करता है, इसको अपने साथ भगा के अपने साथ लेके चला जाता है, ट्रोय में ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आपने देखा कि यहाँ पर टाइटल में लिखा हुआ है 1000 शिप्स, 1000 शिप्स का जिक्र हुआ है ना। अब आप सोचोगे ये 1000 शिप्स क्या है भाई, तो एक्चुअली इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ। जब पेरिस जो है हेलन को अपने साथ ले गया था ना, अपने साथ भगा कर ले गया था उसे, ठीक है, तो हेलन के हस्बैंड थे मैनीलॉस, ठीक है। उसको क्या होता है, उसको पता चल जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हेलन को जो है पेरिस अपने साथ भगा के ले गया पेरिस में, ठीक है। यानी कि हेलन की ये जो उनका हस्बैंड था ये मैनीलॉस, तो हेलन की ना शादी हुई हुई है पहले से ही, ठीक है, शादी तो हो रखी है इसकी। तो जैसे ही पता चलता है कि पेरिस जो है हेलन को भगा के ले गया, तो ये सुनकर तो वो जो मैनीलॉस था वो बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भर जाता है। तो वो क्या करता है, अ, तो वो क्या करता है, पता चलने के बाद उसको वो क्या करता है, ग्रीक मिलिट्री के साथ, ठीक है, ग्रीक में ही रहती थी ना हेलन, ग्रीस की थी ना, तो अपनी मिलिट्री को वो तैयार करता है, ठीक है। और ट्रोय पर हमला करने के लिए चला जाता है। ट्रोय यानी कि जहाँ पर पेरिस रहता है, जहाँ पर उसका साम्राज्य है, किंगडम है, वहाँ का था वो रहने वाला, पेरिस किंग था, ठीक है, प्रिंस था। तो वो अपने साथ ले गया था ना, तो उसके साम्राज्य पर जो है उसका जो हस्बैंड है हेलन का, वो क्या कर देता है, अटैक कर देता है, हमला कर देता है। तो जिससे ट्रोजन वार हुआ था, ठीक है। और इसी वजह से 1000 शिप्स क्या हुई थी, रवाना हुई थी, यानी कि 1000 शिप्स को तैयार किया गया था मिलिट्री के तौर पर, वो शिप्स रवाना हुई थी ट्रोय की तरफ हमला करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जिक्र हुआ है 1000 शिप्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये मैं बता देती हूँ, ये जो ट्रोजन वार हुआ था ना, ट्रोय में हुआ था, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रोजन वॉर। और अभी कितने साल तक चला था दोस्तों, ये 10 ईयर्स तक चला था, कंटिन्यूसली 10 ईयर्स तक ये वॉर चला था, देख लो। तो इसीलिए इस पोएम का टाइटल रखा गया है द फेस दैट लॉन्च 1000 शिप्स, ठीक है। फेस किसका है, हेलन का। और उसके फेस की वजह से, उसकी ब्यूटी की वजह से, इतनी ज़्यादा सुंदर थी जिसकी वजह से 1000 शिप्स रवाना हुए थे अटैक करने के लिए, कहाँ पर, ट्रोय पे, क्योंकि वहीं पे ही उसको प्रिंस भगा कर लेके चला गया था ना अपने साथ। तो वो वापस लाने के लिए हेलन को वो सारी मिलिट्री जो है तैयार करता है मैनीलॉस, और उस पर उसके साम्राज्य पर हमला कर देता है, ठीक है। और ये जो युद्ध था ये 10 ईयर्स तक चला था। और फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहूँगी, जो पोएम लिखी गई है ये क्रिस्टोफर मार्लो का एक ट्रेजिक प्ले था, जैसे कि अभी हमने उसकी बायोग्राफी में डिस्कस किया है, डॉक्टर फोस्टर्स का भी हमने जिक्र किया है, उनका एक प्ले था, ट्रेजिकल प्ले बोलेंगे इसको हम, ठीक है, ट्रेजिकल प्ले बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ट्रेजिकल जो है वो प्ले था डॉक्टर फोस्टर्स के एक्ट 5 के सीन 1 से ये जो है इस पोएम को उठाया गया है, इस पोएम को दिया गया है। और ये जो है एक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें जो डॉक्टर फोस्टर जो स्पीच दे रहा है वो अकेले खुद की है उसकी, यानी कि वहाँ पर साइलेंट लिसनर है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब, मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड लॉग का मतलब होता है स्पीच, यानी कि वहाँ पर लिसनर जो है वो साइलेंट होंगे, ठीक है। स्पीकर एक होगा, 1 स्पीकर होगा, लिसनर जो होंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं एक से, बट वो कुछ भी जवाब नहीं देंगे, एक अकेले बंदे की स्पीच चलेगी, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर फोस्टर्स की ही स्पीच चल रही है, कोई भी नहीं बोलेगा इस पोएम में, ठीक है। जो उनका प्ले था ना उसमें डॉक्टर फोस्टर्स की ही स्पीच है, तो वहीं से ही इसको जो है उठा करके लिया गया है, ठीक है। इसको पोएम बना दी गई है अब इसकी, जैसे विलियम शेक्सपियर के एक प्ले में हुआ था एज यू लाइक इट में 7 एजेस, जैक्स की स्पीच थी, 7 एजेस ऑफ मैन का उसने जिक्र किया था, तो उस पर भी विलियम शेक्सपियर ने पोएम बना दी थी ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही यहाँ पर क्रिस्टोफर मार्लोव ने किया है, अपने प्ले से ही इस जो है एक्ट 5 के सीन 1 से जो है इन स्पीचेस को उठा लिया डॉक्टर फोस्टर्स की, और उसको एक पोएम का रूप दे दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो प्ले था मैं आपको एक बार इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड एक बार पता चल जाएगा तो फिर हम इसको ईजिली शुरू कर सकेंगे ना। अब मैं ऐसे स्किप कर दूँ, आपको क्या पता कि मैं क्या बता रही हूँ, इसमें क्या हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बाकी ये जो पोएम है मोस्टली जो है ग्रीक माइथोलॉजी पर ही बेस्ड पोएम है फ्रेंड्स, ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड पोएम है ये। तो मैं एक बार ये आपको डॉक्टर फोस्टस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। तो इस पोएम में क्या होता है कि ये डॉक्टर फोस्टस, अब आप सोचोगे यहाँ पे डॉक्टर लगा हुआ है, कई लोग सोचते हैं ये डॉक्टर है तो मतलब ये एक फिजिशियन है, यानी कि एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ कि कभी आप ये सोचो कि ये नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो ये डॉक्टर फिजिशियन, एक्चुअली ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। मैं बता देती हूँ कि आपको शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी हो इसके नाम के आगे डॉक्टर क्यों है। अब मैं बताती हूँ कि ये जो एक स्कॉलर थे, ठीक है। कौन थे स्कॉलर, मतलब एक विद्वान थे, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मोस्ट इंटेलिजेंट बोल सकते हैं हम। स्कॉलर का मतलब विद्वान होता है जिसने सारी डिग्री वगैरह हासिल कर रखी हो, ठीक है। स्कॉलर थे। और स्कॉलर कौन होता है, जिसने पीएचडी वगैरह कर रखी होती है, और उन्हीं के नाम के आगे ही डॉक्टर लगता है। आपने ये नोटिस किया होगा, कई टीचर्स या प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है। डॉक्टर, एग्जाम्पल में किसी का भी नाम हो, मान लो डॉक्टर कोई भी बोल सकते हो, किसी का भी नाम ले लो आप, मान लो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो पीएचडी वगैरह कर लेते हैं तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। इसलिए मैंने आप सभी को बता दिया कि आप, कुछ लोग सोचते हैं कि नाम के आगे डॉक्टर लगा तो कोई सोचने लगता है कि ये फिजिशियन है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डॉक्टर है, कि ऐसा नहीं होता, ओके। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये डॉक्टर इसीलिए हैं बिकॉज इन्होंने पीएचडी वगैरह कर रखी थी, बहुत ही ज़्यादा विद्वान हम बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति थे ये, ठीक है। पीएचडी वगैरह सारी डिग्रियां इन्होंने हासिल कर चुकी थी, ठीक है। तो अब ये कुछ और सीखना चाहते थे, मतलब ये सब कुछ तो सीख चुके थे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स क्या था। तो अब ये जो प्ले है एक ट्रेजिक प्ले था, ठीक है। डॉक्टर फोस्टर जो प्ले था ये एक ट्रेजिक प्ले था। ट्रेजिक के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक सैड प्ले होता है, यानी कि मीन्स ट्रेजिक में क्या होता है कि प्रोटैगनिस्ट जो होता है प्ले का, उसकी डेथ हो जाती है। प्ले के एंड में क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ओके। तो ये एक डॉक्टर फोस्टर एक स्कॉलर था और ये सब कुछ पढ़ चुका था, सारी बुक्स इसने पढ़ ली थी, पढ़ के छोड़ चुका था। अब ये कुछ सीखना चाहता था, अब ये कुछ नया सीखना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था। तो ये क्या करता है, ये निक्रोमेसी, निक्रोमेसी मीन्स होता है ब्लैक मैजिक, जिसे काला जादू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीखना चाहता था। बताओ जी, सारा कुछ पढ़ चुका है, अब इसका दिमाग भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है, मतलब कुछ अलग करना चाहता था, ब्लैक मैजिक, कुछ मैजिकल टाइप का कुछ सीखना चाहता था। तो ये सैटन के साथ मिलकर, ठीक है, सैटन मीन्स शैतान के साथ, डेविल के साथ मिलकर क्या करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ब्लैक मैजिक सिखाएं। तो डॉक्टर फोस्टस की लास्ट में क्या होती है कि इस प्ले के एंड में लास्ट में डेथ हो जाती है, बिकॉज इसने सोल, अपनी जो सोल होती है, अपनी आत्मा का ना सौदा किया था, अपनी आत्मा का सौदा किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इसने सैटन को, यानी कि लूसीफर को इसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि 24 साल तक मुझे और ज़िंदा रहना है, ठीक है। यानी कि 24 साल ख़त्म होते ही डॉक्टर फोस्टस जो है अपनी आत्मा किसको दे देगा, लूसीफर को दे देगा, ठीक है, और यानी कि सैटन को दे देगा। तो एक बात और बताना चाहूँगी, डॉक्टर फोस्टस सोल इसीलिए दे रहा है क्योंकि इसके बदले में वो ब्लैक मैजिक सीखेगा ना। तो उसने लूसीफर से सौदा कर लिया है कि ये अपनी जो सोल है तुम्हें दे देगा, आप तुम्हें दे देगा, मतलब वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सोल दे दूँगा, तुम मेरे को बस ब्लैक मैजिक सिखा दो, ठीक है। तो ऐसे ही ये इस प्ले के होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द प्ले, दिस ट्रेजिक प्ले, लूसीफर यानी कि जो सैटन होता है उसके 24 साल कंप्लीट हो जाते हैं डॉक्टर फोस्टस के। तो वो क्या होता है, उसकी सोल लेने के लिए आता है और बड़े ही बुरे तरीके से उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकालता है, बड़ा तड़पाता है उसे। एंड में जो ये डॉक्टर फोस्टस होते हैं उसकी डेथ हो जाती है बहुत ही बुरे तरीके से। स्टार्टिंग में तो इतना पागल हो गया था डॉक्टर फोस्टस, मतलब सीखने के लिए इतना कर रहा है कुछ भी, मतलब गलत डायरेक्शन की तरफ चला गया। लास्ट में उसका परिणाम फिर बुरा ही निकला ना, कॉन्सिक्वेंस तो उसका फिर गलत ही निकलेगा, गलत चीज़ की तरफ जा रहा है।
ठीक है। तो लास्ट में जो डेविल होता है, जो सैटन होता है, ठीक है, वो उसकी जो सोल होता है उसको ले जाता है बहुत ही बुरे तरीके से। तो इसीलिए इस प्ले को जो टाइटल है प्ले का, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टस पढ़ा गया था, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं। समझ आ गया ट्रेजिकल का मतलब क्या होता है? ट्रेजिकल का मतलब होता है जो प्रोटैगनिस्ट होगा प्ले का, उसकी जो है एंड में 110% डेथ होगी ही होगी। जैसे हैमलेट था, विलियम शेक्सपियर का प्ले था, उसमें हैमलेट की डेथ हो जाती है एंड में। ओके, ऐसे ही यहाँ पे ये ट्रेजिकल प्ले है, ट्रेजिकल ड्रामा बोल सकते हैं क्रिस्टोफर मार्ले को। तो वहाँ से ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया भी डॉक्टर फोस्टस क्या था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सभी समझ में क्लियर हो गया होगा, सभी समझ आ गया होगा। इस पोएम का टाइटल डॉक्टर फोस्टस के एक्ट 5 के सीन 1 से लिया गया है, एक्ट 5 के सीन 1 से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब डॉक्टर फोस्टस पर कभी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इसी पोएम को जो है मतलब सारा यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया तो फिर हम अपनी पोएम कैसे डिस्कस कर पाएंगे। तो मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, बट ये जो डॉक्टर फोस्टस है बहुत ही बड़ा प्ले है, इतना भी बड़ा नहीं है जस्ट, बट इसकी अलग से मैं वीडियो कभी ना कभी बनाऊंगी, ठीक है। अब हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बिकॉज मैंने आपको सिर्फ जस्ट बैकग्राउंड बताया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि क्या हुआ था, कि कैसे इसकी डेथ हुई थी, ठीक है, डॉक्टर फोस्टस की। तो वहाँ से इस प्ले का जो है, इस पोएम का जो है टाइटल लिया गया है, ठीक है। एक्ट 5 के डॉक्टर फोस्टस जो एक प्ले था क्रिस्टोफर मार्लोव का, एक्ट 5 के सीन 1 से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब पोएम को शुरू करें। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। अब मैं लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करूँगी, तो आप उसको ध्यान से देखना। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलिए शुरू करते हैं। Was this the face that launched 1,000 ships and burnt the topless stars of Elam? Sweet Helen, make me immortal with a kiss. Her lips suck forth my soul. See where it flies. कहते हैं was this face the face that launched 1,000 ships? कहता है कि क्या डॉक्टर फोस्टस की स्पीच है दोस्तों। मैंने आपको बताया था ना ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी कि डॉक्टर फोस्टस इसमें बोलेगा, कोई भी ऑडियंस आगे से जवाब नहीं देगी, साइलेंट लिसनर है सब, ठीक है। तो कहता है क्या ये वही चेहरा था, ठीक है, जिसके लिए ग्रीक्स ने 1,000 शिप्स को लॉन्च किया था, यानी तैनात कर दिया था। चेहरा, किसके चेहरे की बात की गई है? हेलन के फेस की, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, या इन ग्रीक माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू नहीं, इन ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर ये जो है बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन बताया गया है इसे वर्ल्ड की। तो कहते हैं क्या ये वही चेहरा है जिसके लिए ग्रीक्स ने जो है 1,000 शिप्स को रवाना किया था, तैनात कर दिया था। उसके बाद बोलते हैं एंड बॉर्न टू द टॉपलेस स्टार्स ऑफ इलम। तो यहाँ पे इलम का मतलब दोस्तों होता है ट्रोय, सिटी है। मैंने जहाँ पे आपको बताया था कि पेरिस का किंगडम है वहाँ पे ट्रोय में, तो ये उस सिटी की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं एंड बॉर्न टू द टॉपलेस स्टार्स ऑफ इलम, टावर्स ऑफ इलम, यानी कि जो बड़ी बड़ी टॉपलेस टावर मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, बिल्डिंग थी ट्रोय में, उसको क्या कर दिया था? बर्न कर दिया था, यानी कि जला दिया था। यानी कि इन दोनों लाइनों का मतलब ये एक दूसरे से कनेक्ट है। कहते हैं कि क्या ये वही चेहरा था जिसके लिए ग्रीक्स के लोगों ने 1,000 शिप्स को रवाना कर दिया था, और जिसने जो है और क्या कर दिया था? बड़ी बड़ी इमारतों को क्या करके रख दिया था? खाक करके रख दिया था। ट्रोय की जो बड़ी बड़ी इमारतें थी उसको क्या कर दिया था? जला दिया था। समझ आया? एंड नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं स्वीट हेलन मेक मी इमोर्टल विद अ किस। इमोर्टल का मतलब होता है अनश्वर, कभी ना खत्म होने वाला, या अमर भी हम बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या मतलब है? नेक्स्ट लाइन में डॉक्टर फोस्टस बोल रहा है, और ये फोस्टस की स्पीच है। मैंने बताया है कि ये डॉक्टर फोस्टस का प्ले था ना, एक्ट 5 के सीन 1 से ली गई, तो उसी से जो है इस पोएम को लिया गया। तो ये वही लाइन है दोस्तों, उसी की स्पीच है ये डॉक्टर फोस्टस की। उसके बाद बोलता है स्वीट हेलन मेक मी इमोर्टल विद अ किस, यानी कि स्वीट यानी कि प्यारी हेलन। फोस्टस क्या बोल रहा है कि प्यारी हेलन तुम मुझे किस करो। कहता है कि तुम मुझे किस करो, और इस किस के द्वारा तुम मुझे ना इमोर्टल कर दो। जो फोस्टस है वो किसको कह रहा है? हेलन को कह रहा है कि मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज़ किस मी एंड मेक मी इमोर्टल, यानी कि तुम मुझे किस करो और मुझे क्या कर दो? मुझे अमर बना दो।
ठीक है, यानी अगर तुम मुझे अमर कर दोगे यानी तुम्हारी किस के द्वारा क्या हो जाऊंगा मैं, अनश्वर हो जाऊंगा, यानी कभी नहीं खत्म होने वाला, मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊंगा, तुम मेरे को एक बार किस कर दो, ऐसे बोल रहा है ये। यानी इस लाइन में हमें पता चल रहा है कि डॉक्टर फोस्टस भी मुग्ध हो गया है, यानी कि अट्रैक्ट हो गया है, अपने सेंसेस को फोस्टस ने खो दिया है, बिकॉज उसने हेलन की ब्यूटी को क्या किया है, उसको मंत्रमुग्ध कर दिया है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि प्यार में जो होता है इंसान अंधा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर फोस्टस हेलन की ब्यूटी को देखकर अंधा हो गया, मतलब जो मुंह में आ रहा है उसके बोलता जा रहा है और कहता है कि तुम मुझे किस कर दो, तुम्हारी किस के द्वारा मैं अमर हो जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में वो क्या बोलते हैं, कहते हैं हर लिप्स सक फोर्थ माई सोल, सी वेयर इट फ्लाइज। हर लिप्स, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी तुम्हारे जो लिप्स है ना वो मेरी आत्मा को यानी मेरी सोल को क्या कर जाएंगे, सक कर जाएंगे, यानी सी वेयर इट फ्लाइज, यानी जहाँ तुम मेरी आत्मा को तुम अपने साथ, यानी कि जहाँ तुम जाओगे तुम अब मेरी आत्मा को अपने साथ ले जा सकती हो। हेलन को बोल रहा है डॉक्टर फोस्टस, यानी मेरी सोल अब तुम्हारी क्या हो चुकी है, तुम्हारी हो चुकी है, यानी तुम्हारी गुलाम हो चुकी है। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं कम हेलन कम गिव मी माई सोल अगेन। अब कहता है कम हेलन कम गिव मी माई सोल अगेन, इसका मतलब कहता है इसका मतलब क्या है कि आओ हेलन आओ मेरे पास आओ, गिव मी माई सोल अगेन, यानी इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब तुम मुझे किस करोगी ना तो ऐसा लगेगा जैसे मेरी आत्मा दोबारा से तुम्हारे मतलब मेरे पास आ गई है, यानी मेरे को ऐसा लगेगा कि तुमने मेरी आत्मा को मुझे वापस दे दिया है, ऐसा लगेगा। उसके बाद बोलता है हियर विल आई ड्वेल फॉर हेवन इज इन दीज लिप्स, यानी जहाँ कहीं भी मैं रहूँगा ना मैं तुम्हारे लिप्स के साथ अटैच रहूँगा, यानी आई मे लीव फॉर एवर अटैच टू योर लिप्स। ड्वेल का मतलब होता है दोस्तों रहना, यानी जहाँ कहीं भी मैं रहूँगा ना तो मैं तुम्हारे लिप्स के साथ हमेशा अटैच रहूँगा। उसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट लाइन में एंड ऑल इज ड्रोस दैट इज नॉट हेलेना, ऑल इज ड्रोस दैट इज नॉट हेलेना। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पर ड्रोस का मतलब होता है वर्थलेस, यानी जिसकी कोई कीमत ना हो। ठीक है, तो और यहाँ पे हेलेना का मतलब है हेलन से। ठीक है, यानी जहाँ कहीं भी हेलन नहीं होगी ना, जिस जगह पर हेलन नहीं होगी वो क्या होगी, वो जगह क्या होगी, वर्थलेस होगी, बिल्कुल वेस्ट होगी, जिसकी कोई कीमत नहीं होगी, यानी कि कीमत नहीं होगी ना, मतलब बिल्कुल वर्थलेस होगी वो अगर कहीं भी हेलन नहीं होगी। यानी कि किस तरह से देख लो डॉक्टर फोस्टस बोल रहा है, मतलब इनसेन हो गया, इनसेन मीन्स पागल सा हो गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। एंड देन नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है आई विल बी पेरिस एंड फॉर लव ऑफ दी, यानी अब फोस्टस बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पेरिस बन जाऊंगा, यानी जैसे पेरिस ने तुमसे ट्रू लव किया था ना ऐसे ही मैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे से प्यार करूंगा। ठीक है, तुम्हारे से सच्चा प्यार करूंगा, जैसे पेरिस ने किया था मैं तुम्हारा पेरिस भी बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा, ऐसे बोल रहे हैं। एंड लव फॉर दी, सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। उसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट लाइन में एंड देन द फोस्टर सेज इंस्टेड ऑफ ट्रॉय शैल विटनबर्ग बी सैक्ड। यहाँ पे सैक्ड का मतलब होता है दोस्तों डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कर देना, यानी कि डॉक्टर फोस्टस बोल रहा है कि ट्रॉय की बजाय विटेनबर्ग खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि ट्रॉय जो है वो किसका शहर है, मैंने आपको बताया था प्रिंस, यानी कि कौन था प्रिंस, पेरिस का जो है सिटी है। ठीक है, और विटेनबर्ग कौन सी है, जहाँ पे डॉक्टर फोस्टस रहता है, ये डॉक्टर फोस्टस की सिटी है। तो क्या कहता है कि तुम जो है ना मतलब भाई इंस्टेड ऑफ ट्रॉय, यानी कि ट्रॉय की बजाय क्या नष्ट हो जाए, विटेनबर्ग, मेरी जो सिटी है वो नष्ट हो जाए, ट्रॉय ना नष्ट हो, ऐसे बोल रहे हैं कि मैं अपनी सिटी नष्ट करवाने के लिए भी तैयार हूँ, बस तुम मेरे से प्यार करो, ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं एंड आई विल कम्बैट विद वीक मैनिलोस। मैनिलोस कौन है दोस्तों, मैंने आपको बताया ही था, मैनिलोस जो है वो इनके हेलेन के हस्बैंड थे। ठीक है, और कम्बैट का मतलब होता है वॉर, यानी कि दो इंसान लोगों के बीच में लड़ाई होती है या जब पूरा युद्ध होता है, कम्बैट उसको बोलते हैं, वॉर को बोलते हैं, युद्ध से मतलब है इसका। यानी और मैं युद्ध लड़ूंगा, यानी कि
आई विल कम्बैट विद वीक मेनिलस, यानी कि मैं युद्ध लड़ूंगा, किसके साथ लड़ूंगा? युद्ध वीक मेनिलस के साथ। मेनिलस कौन है बताया भी था स्टार्टिंग में, मेनिलस हस्बैंड है हेलेन का। और वीक इसे क्यों बोला है? बिकॉज ये हेलेन को बचा नहीं सकता, किससे नहीं बचा सकता? पेरिस से, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं एंड वियर दाई कलर्स ऑन माई प्लम्ड क्रेस्ट, यानी कि अब क्या बोल रहे हैं डॉक्टर फोस्टर्स, कहते हैं यहाँ कलर्स जो होता है वो दोस्तों, कलर्स मतलब आर्मी का जो फ्लैग होता है उसकी बात कर रहे हैं। और क्रेस्ट मीन्स होता है हेलमेट, प्लूम्ड मीन्स होता है डेकोरेटेड। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि जब मैं मैनिलस से हेलन को जीत लूँगा ना, मैनिलस मीन्स जो उसके हस्बैंड थे, उससे अगर मैं हेलन को जीत लूँगा ना, तो तब ये हेलमेट मैं पहनूंगा। यानी कि कौन सा हेलमेट होगा? विक्ट्री का हेलमेट होगा मेरे लिए। एक्चुअल में वो कोई हेलमेट नहीं पहनने वाला, बट ये उसे ऐसा लगेगा कि जब वो जीत जाएगा, ठीक है, तब की बात कर रहा है वो। एक्चुअल में कोई हेलमेट पहनने वाला नहीं है वो, बट वो ऐसे ही बात कर रहा है कि अगर मैं जीतूंगा ना, मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने एक हेलमेट सा पहन लिया है विक्ट्री का। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं ये आई विल वूंड एक्हिलेस इन द हील। अब फ्रेंड्स इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे एक ग्रीक माइथोलॉजी से, इस जो सारी पोएम है ना फ्रेंड्स, ये ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड पोएम है, ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड पोएम है ये सारी की सारी। और एक्हिलेस का मैं अभी आपको बताती हूँ कौन था। अब ये फ्रेंड्स एक्हिलेस कौन था? ये एक ग्रीक वॉरियर था। कौन था? ग्रीक वॉरियर, यानी कि ग्रीक का योद्धा था एक। यानी इसके बारे में एक प्रिडिक्शन किया गया था, यानी कि भविष्यवाणी की गई थी कि इसकी बहुत ही कम एज में जो है, यानी कि बहुत ही कम उम्र में इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और साथ ही साथ इसको एक वरदान भी दिया गया था, अगर इसकी माँ, ठीक है, इसको क्या करेगी? स्काइकीज एक रिवर का नाम था, स्काइकीज रिवर में अगर इसको नहला देगी ना, इसके पूरे शरीर को, ठीक है, मतलब इसको पूरा नहला देगी, तो उसके पूरे शरीर को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। बट जब इसकी माँ इसको पानी में डुबो रही होती है ना, तो क्या होता है कि उसकी माँ ने ना एक्हिलेस जो था उसकी एडी से उसको पकड़ा हुआ था, तो उसका आधा शरीर तो पूरा पानी में डूब गया था। जो एडी उसने पकड़ी हुई थी वो नहीं डूब पाई थी पानी में पूरी तरह से, यानी कि वो हिस्सा बच गया था पानी में डूबने से। तो फिर क्या होता है, जिस वजह से उसका सारा शरीर तो पानी में डुबो दिया जाता है, पर उसकी पैर की जो हील होती है वो रह जाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको पैर से पकड़ा हुआ होता है ना, तो इसी वजह से उसकी हील जो रह जाती है, यानी पानी में नहीं डूब पाती पूरी तरह से। तो यही जो है हील जो है एक्हिलेस का क्या बन गई? वीक पॉइंट बन गई थी, क्योंकि सारे शरीर पर तो उसको रिवर में, स्काइकीज रिवर में नहला दिया गया था, डुबो दिया गया था, ठीक है, बट उसकी जो हील को नहीं नहला पाए थे, क्योंकि उसकी मॉम ने उसको पीछे से एडी से पकड़ा हुआ था ना, जब उसको डिप किया था पानी में, तो उसको डुबोया था मीन्स, तो उसकी एडी रह गई थी। तो फिर क्या होता है कि अगर कोई भी अब इसकी हील को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर उसके पूरे शरीर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ना, यानी कि पूरे शरीर पर उसके कोई एरो चलाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही किसी ने उसकी हील पर अटैक किया ना, उसकी डेथ वहीं की वहीं हो जानी है। ये उसका वीक पॉइंट था। तो इसीलिए यहाँ पर एक्हिलेस की हील का जिक्र किया गया। एक्हिलेस मैंने आपको बताया ही है, एक्हिलेस कौन था? ग्रीक वॉरियर था, हील उसका वीक पॉइंट था, ठीक है। इसके पीछे ये जो एक मिथ थी मैंने आपको बता दिया है कि क्या था इसके पीछे एक बैकग्राउंड एक्हिलेस का, तो ये था उसकी माँ ने कैसे उसे पकड़ा था, उसे पानी में जब डुबोया था तो उसकी जो है डेथ हो गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर उसके पानी में डुबोया था, उसके बाद उसकी सारे शरीर को डुबो दिया था, तो पेरिस ने उसकी हील में एरो मारा था, ठीक है। तो यानी पेरिस जो था वो प्रिंस था, उसने उसकी हील में जब एरो मारा था, तो जिसकी वजह से उसकी क्या हो गई थी, उसका पैर जो है घायल हो चुका था उसको, और उसकी उसी टाइम पे एट द पॉइंट उसकी डेथ हो चुकी थी। यानी डॉक्टर फोस्टर्स अब इस लाइन में क्या बोल रहा है, उसका कहने का मतलब ये है कि मैं ना एक्हिलेस को भी घायल कर दूंगा उसकी एडी में एरो मार कर, ऐसे बोल रहा है। मैं उसकी एडी में एरो मार कर जो है उसको क्या कर दूंगा? घायल कर दूंगा। उसके बाद बोलते हैं इसके बाद है एंड देन रिटर्न टू हेलन फॉर अ किस। और उसके बाद क्या बोलता है? और फिर मैं हेलन के पास एक किस लेने वापस आऊँगा। यानी कि जब उसको सोच रहा है कि मैं जीत जाऊँगा, तब मैं उसको जो मतलब एक्हिलेस को जब मैं मार दूंगा तो मैं बड़ी खुशी से वापस आऊँगा हेलन के पास एक और किस लेने के लिए। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं ओ दाउ आर्ट फेयरर देन द इवनिंग
एयर। यहाँ पे एयर मीन्स स्काई, आसमान से लिया गया है, और दाउ मीन्स तुम, और तुम यहाँ पर किसको बोला गया? हेलन को बोल रहा है डॉक्टर फोस्टस। कहता है, यानी डॉक्टर फोस्टस बोल रहा है कि इवनिंग के टाइम पर स्काई बहुत क्या होता है? क्लियर होता है, बहुत ही साफ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और कहता है कि तो तुम तो उस स्काई से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ऐसे बोल रहे हैं। कह रहा है कि तुम तो उस स्काई से भी कितनी है? बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। एंड देन द फोस्टस सेज, क्लैड इन द ब्यूटी ऑफ 1,000 स्टार्स। क्लैड मीन्स होता है ढका हुआ, यानी शाम के टाइम पर 1,000 स्टार्स आसमान को ढक लेते हैं ना, तुम उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती हो। जैसे कि वो आसमान ढका हुआ तारों से, स्टार्स से इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना, कहते हैं कि तुम तो फिर उससे भी ज़्यादा ही खूबसूरत हो, ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं, ब्राइटर आर्ट दाउ देन फ्लेमिंग जुपिटर। आप यहाँ पर जुपिटर कौन है दोस्तों? माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जुपिटर जो है एक स्काई गॉड है, भगवान है, ये गॉड है स्काई के, ठीक है। लाइटनिंग गॉड भी बोलते हैं, स्काई गॉड भी बोल सकते हैं। तो कहते हैं कि उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, उस गॉड में बहुत ही ज़्यादा जो होती है चमक होती है, जुपिटर में बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस होती है। तो कहते हैं कि तुम्हारी ब्राइटनेस तो उस जुपिटर की ब्राइटनेस से भी कई गुना अधिक है, मतलब तारीफ पे तारीफ। ऐसे लग रहा है जैसे हाइपरबल का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं ना अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब बढ़ाई सी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे लग रहा है। तो कहते हैं कि तुम तो उसकी ब्राइटनेस से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत हो तुम, ऐसे बोल रहे हैं हेलन को। एंड नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, व्हेन ही अपीयर्ड टू हैप्लेस सेमिल। यहाँ पे ही मीन्स जुपिटर की बात हो रही है, एंड हैप्लेस मीन्स होता है अनफॉर्चुनेट, यानी कि दुर्भाग्य से, और सेमिल मीन्स होता है, ये एक प्रिंसेस थी थेब्स की प्रिंसेस थी ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि मतलब यानी जब जुपिटर सेमिल के पास गया ना, तो वो जलकर क्या हो गई? खाक हो गई। यानी कि यहाँ पे व्हेन ही अपीयर्ड, ही का मतलब जुपिटर अपीयर्ड हुआ, यानी कि उसके सामने गया। किसके सामने? सेमिल के सामने जब गया तो वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, राख हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज जुपिटर की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है। तो कहते हैं कि तुम तो फिर उसकी ब्राइटनेस से कई गुना अधिक अच्छी हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, ठीक है। एंड देन कहते हैं, मोर लवली देन द मोनार्क ऑफ द स्काई। मोनार्क ऑफ द स्काई मीन्स अपोलो, यानी कि सन की बात की गई है, यानी कि मोर लवली देन मोनार्क ऑफ द स्काई, यानी तुम तो आसमान के मोनार्क जो होता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर हो। मोर ब्यूटीफुल देन द अपोलो। अपोलो मीन्स सन है, सन से लिया गया है, ठीक है। मोनार्क माना जाता है इसको, स्काई का। एंड देन बोलते हैं, इनवेंटन Arthur's azure arms and none but thou shall be my palmer। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है, इन्वेंटन Arthur's azure arms। इसका मतलब ये है, यहाँ पे Arthur's का मतलब होता है सी निम्फ यानी जो जल परियाँ होती हैं, ठीक है, फेयरीज जो होती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो सी निम्फ होती है, जो एर्थुएजा होती है, उसको किससे प्यार हो जाता है? उसको अपोलो से प्यार हो जाता है, ठीक है। तो यानी जब अपोलो एर्थुएजा की आर्म्स में, बाहों में लेटा हुआ होता है ना, आनंद ले रहा होता है, तो तुम तो उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी लगती हो। जैसे मतलब वो दोनों अच्छे लगते हैं ना, उसकी बाहों में वो अपोलो लेटा हुआ है एर्थुएजा की, तो तुम तो फिर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो तुम तो, ऐसे बोल रहे हैं। एंड लास्ट लाइन में क्या कहते हैं, एंड नन बट दाउ शैल बी माई पामर। कह रहे कि और कोई नहीं, कहते हैं लेकिन और कोई नहीं, सिर्फ तुम ही क्या हो, तुम ही मेरी वाइफ बनोगी, तुम ही मेरी बिलविड बनोगी, ऐसे बोल रहे हैं। पामर का मतलब होता है वाइफ या बिलविड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेलन को बोल रहे हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे इस तरह से उसकी जो है प्रेज कर रहे हैं डॉक्टर फोस्टस, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी हमारी पोएम जिसको आज हमने डिस्कस किया है, जिसको क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा था। आप में से ही किसी ने रिक्वेस्ट की थी, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आई होप आप सभी
को समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर फिर भी कोई परेशानी है, मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एज वेल एज शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।